नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका आईएसपीसी संगम में। यहाँ पे हम यूपीपीएससी के लिए एक स्पेशल आशीर्वाद सीरीज़ चला रहे हैं, है ना? हम आपको अपनी तरफ से शुभकामनाएं दे रहे हैं। जो पढ़ा है उस पे यकीन रखिए, लेकिन हम जो दे रहे हैं ना, इसको एक बार ज़रूर देख लीजिए, है ना? ये बिल्कुल छोटे छोटे आपको हम वीडियोस दे रहे हैं। इसको 2x पे लगा लीजिए, कान में ढक्कन लगाइए, ईयरफोन कभी भी खाते टाइम उठते टाइम इसको एक बार देख डालिए, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक्स हम आपको दे रहे हैं ना, ये बिल्कुल पीवाईक्यू से उठा के दिया हुआ है ना? तो इसके क्वेश्चन बन के पेपर में मिलने के मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है? तो ये हमारा एनवायरनमेंट का तीसरा पार्ट है। इन्वायरमेंट में इससे पहले हमने 2 पार्ट किया था, जिसमें हमने एक एसडीजीज़ को कवर किया था पहले वाले में, और इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है उसको कवर किया था, ठीक है? इसको देख लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही सेकंड वाले में हमने अर्थ समिट, है ना, अर्थ समिट, यूएनएफसीसी और यूएन के ऐसे ही जो डिक्लेरेशंस हैं उसको कवर किया था। और उसके पहले हमने पूरा पूरा जियोग्राफी का एक सीरीज़ लिया था, जिसमें कि 3 लेक्चर हैं। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं देखी हैं तो आपसे अनुरोध होगा कि आप जाएं और इन सारे वीडियोस को भी देख लें, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए, ठीक है? ये हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट 3 है। इसमें हम देखेंगे इन्वायरमेंट एक्ट्स बाकी जो हैं, और कुछ कुछ महत्वपूर्ण दिन हैं जिसके बारे में भी सवाल पूछा जाता है, हम उन सबको भी देखेंगे। सबसे पहले देखिए स्टॉकहोम कन्वेंशन को देखते हैं हम लोग। स्टॉकहोम कन्वेंशन कब हुआ था? 2001 में हुआ था। यहाँ पे बात हुई थी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से, वैसे पॉल्यूटेंट जो कि वातावरण में रह जाते हैं, परसिस्टेंट हैं पर ख़त्म नहीं होते। और इसमें 12 केमिकल का नाम दिया गया था, डर्टी डजन नाम याद रखिएगा, ठीक है? 12 केमिकल जो इसमें डेजिग्नेट किए गए थे। इसमें बाद बाद में संशोधन होते जाता है, कुछ केमिकल को जोड़ा भी जाता है, घटाया भी जाता है। दूसरा है रोटरडम कन्वेंशन, 1988 में हुआ था। इसमें पीआईसी की बात हो रही, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है? नाम से ही क्लियर है कि हजार्डस केमिकल और पेस्टिसाइड अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ कर रहे हैं तो आपको पहले इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा सामने वाले को कि हम क्या भेज रहे हैं। जैसे तीसरा है बेसल कन्वेंशन, 1989 में। इसमें बात हुई थी कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, है ना? अब जैसे देखते हैं ना कि इंडिया में भाई भेज दिया शिप से डिस्पोज करने के लिए, किसको भेज दिया? बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को, ठीक? तो इस तरीके की चीज़ें बहुत हो रही थी। अफ्रीका में आज भी भेज देते हैं डंप करने के लिए, चाइना से वेस्ट उठा अफ्रीका में भेज दिया। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट जो है हजार्डस वेस्ट का और उसके डिस्पोजल का बेसल कन्वेंशन बनाया गया। अब बॉन कन्वेंशन है। बॉन कन्वेंशन 1989 में साइन हुआ, 79 में, 1979 में, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1983 में। ये किस चीज़ पे बेस्ड है? कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेशीज़, ठीक है? आगे देखते हैं। अब बात करेंगे ओजोन डिप्लीशन की। देखिए जब वातावरण में ओजोन का डिप्लीशन शुरू हुआ ना, जैसे देखिए किसी को पहले समझ में आया कि इन्वायरमेंट खराब हो रहा है तो इन्वायरमेंट पे बात शुरू हुई, वैसे ही किसी को समझ आया कि नहीं ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है तो ओजोन पे बात शुरू हुई। तो ओजोन पे जब बात शुरू हुई तो 1985 में सबसे पहले वियना कन्वेंशन हुआ था, जिसमें बात हुई कि हम मॉनिटर करेंगे ओजोन के डिप्लीशन का और इस पर हम रिपोर्ट देंगे, ठीक है? 1985 में सिंपल बात हुई थी, ठीक? अब इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि एक प्रोटोकॉल लाया गया 1987 में, जब रिपोर्ट वगैरह आ गया तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, जिसमें ये बोला गया कि ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेज है ना उसको हमको हटाना है, ठीक है? तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन थे CFC, इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे? SFC से। और इसको सारे कंट्रीज़ ने रेटिफाई किया, क्योंकि ओजोन डिप्लीशन से ग्लोबल वार्मिंग तो सबको ही होते हैं ना भाई, गर्मी तो सब सब जगह पहुंच रही है ना? तो सब ने इसको रेटिफाई किया था। और यहाँ क्या बोला गया था कि हम HFC लेके आएंगे CFC की जगह पे, ठीक है? लेकिन 2016 में इसमें एक अमेंडमेंट किया गया, इसको क्या बोलते हैं? किगाली अमेंडमेंट इन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब ये अमेंडमेंट क्यों किया गया? देखा गया कि जो SFC जो थी ना, ये खुद भी ग्रीन हाउस गैस है, तो बोला गया कि नहीं अब हम इसको भी फेज आउट करेंगे, यही अमेंडमेंट किया गया था। और किसको लेके आएंगे? हाइड्रोफ्लोरो ओलिफिन्स को, ठीक है? हाइड्रोफ्लोरो ओलिफिन्स को। तो SFCs को हटा के क्या लेके आएंगे? हाइड्रोफ्लोरो ओलिफिन्स को। और ये क्या था? किगाली अमेंडमेंट था, ठीक है? किसमें? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, ठीक? आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम जो इन्वायरमेंट एक्ट आए थे इंपॉर्टेंट इंडिया में उसको। सबसे पहले 1927 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया पहली बार, और इसमें डिफाइन किया कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट क्या होगा, विलेज क्या होगा, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो होंगे वो क्या होंगे, इसका डेफिनेशन दे दिया इसने। इसके बाद से जो सिग्निफिकेंट एक्ट आया वो 1980 में आया, जिसमें इंडियन कंजर्वेशन एक्ट बोलते हैं। इसमें बोला गया फॉरेस्ट को कि ये नेचुरल हेरिटेज है, ठीक है? और इसके फलस्वरूप क्या बना? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी,
बनी, ठीक है। वैसे तो पहली फॉरेस्ट पॉलिसी जो है 1952 में आई थी, बट 1988 वाला जो बना था ये बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि फॉरेस्ट को नेचुरल हेरिटेज इसने बोल दिया था 1980 वाले इंडियन कंजर्वेशन एक्ट ने, ठीक है। इसके वजह से अगला सिग्निफिकेंट 2006 का फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बोला गया था क्या, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, एसटीज और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो हैं इनको कुछ फॉरेस्ट राइट दिया गया था, इनको फॉरेस्ट राइट दिया गया था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसके लिए नोडल एजेंसी किसको बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। और ये डिक्लेयर करता है क्या, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को भी। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को कौन डिक्लेयर करता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ठीक है। और ये फॉरेस्ट राइट की भी बात करता है किसकी, एसटीज यानी शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर ट्रेडिशनल ड्वेलर्स जो कि फॉरेस्ट में है, ठीक। वाइल्ड लाइफ के लिए 1972 में क्या आया था वाइल्ड लाइफ के लिए 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, जिसने 5 प्रोटेक्टेड एरिया डिफाइन किए थे, जिसमें था नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है, मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक। 5 थे, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व एंड मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया। फिर टाइगर रिजर्व की भी बात करता है ये। और यहाँ पे आप देखिए कि 3-4 बॉडीज़ बनी थी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA बना, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL बना था, और सेंट्रल जू अथॉरिटी CZA बना, और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB। मतलब ये चारों जो हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ही बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 1974 में क्या आया था, वाटर एक्ट आया, और इसने क्या बनाया, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वाटर एक्ट आया था सबसे, ठीक है। फिर इसके बाद से 1981 में, उसके बाद से 1981 में जाके आया एयर एक्ट, जहाँ पे नॉइज़ पॉल्यूशन, मतलब ये एयर पॉल्यूशन को तो मॉनिटर कर ही रहा है, साथ ही साथ नॉइज़ पॉल्यूशन को भी मॉनिटर कर रहा है, ठीक है। अगला सिग्निफिकेंट जो डेवलपमेंट था 1986 में आया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इसने क्या क्या डिफाइन कर दिया, बहुत कुछ कर दिया इसने। इको सेंसिटिव जोन को डिफाइन किया, ठीक है। कोस्टल रेगुलेशन जो जोन जो है CRZ, इसको डिफाइन किया। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी GEAC, ये बताया इसके अंतर्गत। फिर सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी CGWA ये बनाया, और नेशनल गंगा काउंसिल बनाया, ठीक है। ये सब किसके अंडर है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर है, ठीक। 2002 में क्या आया, बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया। बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत कौन कौन सी बॉडीज़ बनी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स, और लोकल मैनेजमेंट कमेटी लोकल लेवल पर बनाई गई, और बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स को डिफाइन किया गया, ठीक है। लास्ट में हम देखेंगे जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसको पूछ दिया जाता है, सीधा सीधा उठा के सवाल में आपसे डेट ही पूछ लेंगे, तो जो इंपॉर्टेंट वाला है उसको तो कम से कम याद रख सकते हैं, अगर पूरा याद नहीं रख रहे हैं तो भी। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होगा, 2 फरवरी को। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, वाटर डे 22 मार्च, मतलब पानी कब देंगे, 22 मार्च को। और इसके 1 महीने बाद पृथ्वी, ठीक है, पानी दे दिए तो पृथ्वी दे दिवस 22 अप्रैल, ठीक है। पहले पानी फिर पृथ्वी, और पृथ्वी में पानी दे देंगे तो क्या आ जाएगा, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये कब है, 22 मई मार्च 22 अप्रैल 22 मई, इसको तो कभी मत भूलिएगा, ठीक है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून, और वर्ल्ड ओशन डे 8 जून। मतलब कि इन्वायरमेंट में 3 जोड़िए तो आपको ओशन मिल जाएगा, ठीक है, डे, ठीक। इसके बाद से वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई, टाइगर डे 29 जुलाई, इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई। वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त, लायन डे 10 अगस्त, लायन डे 10 अगस्त। एलिफेंट डे 12 अगस्त, एलिफेंट डे 12 अगस्त। लायन डे 10 अगस्त, एलिफेंट डे 12 अगस्त। ओजोन डे 16 सितंबर, ओजोन डे 16 सितंबर, ओजोन डे 16 सितंबर। और वर्ल्ड हैबिटेट डे फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर, हैबिटेट डे कब मनाएंगे, फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर। और वर्ल्ड सिटीज़ डे कब है, 31 अक्टूबर को, वर्ल्ड सिटीज़ डे कब है, 31 अक्टूबर को, ठीक है। इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, लगेगा भी नहीं, लगाना भी नहीं है, सीधा उठा के देखिए, रट्टा मारिए 1-2 बार और इसको देख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। एक बार हम ओवरव्यू भी कर लेते हैं इसको। इंपॉर्टेंट डेज देखा हमने, ठीक है। इसके पहले हमने देखा था जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स बने हैं इंडिया में वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन के दृष्टिकोण से।
फिर हमने देखा कि ओजोन का जो डिप्लीशन हो रहा है वह कैसे हो रहा है, इसमें कौन कौन से कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, और फिर इसमें किगाली अमेंडमेंट था। फिर हमने देखा था अदर इम्पॉर्टेंट कन्वेंशंस, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कन्वेंशन से मैच द फॉलोइंग में कितनी बार पूछ देंगे आपको, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन है, रोटरडम कन्वेंशन है, बेसल कन्वेंशन है, बोन कन्वेंशन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने पढ़ी हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा कुछ समझ आ रहा होगा। कान में ठूसते रहिए, एकदम सुनते रहिए, एकदम टू द पॉइंट सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। इसको अच्छे से करके जाइए, पक्का आपको कुछ ना कुछ नंबर ज़रूर मिल जाएगा एग्ज़ाम में। तो उम्मीद करते हैं तैयारी अच्छी चल रही होगी। फाइनल स्टेज है, एकदम डटे रहिए और हिम्मत बना के रखिए, हिम्मत बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपनों को ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।